पर दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक वीडियो लेक्चर पहले बन चुकी है और दूसरी वीडियो लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। तो आइए जाने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। इसके बचपन का नाम अली गुरसत था। इसका राज्याभिषेक बलबन की लाल महल में हुआ था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा अनाउल-मुल्क विद्वान मौलाना के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया परंतु यह बहुत छोटा बन गया। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक दरवाजा बनवाया। मार्शल साहब ने इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ हीरा कहते हैं। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा एवं हुलिया लिखने की प्रथा लागू की। इसके शासनकाल के बाद 4 घोषणाएं हुई। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि में बदलना, मद्यपान अर्थात नशा या शराब पर प्रतिबंध, छोटे त्योहारों तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय 4 प्रकार के कर थे। जजिया कर, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात, यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। खराज, यह मुसलमानों की भूमि का कर था। खुम्स, यह सैनिकों से लूट पर लिए जाने वाला कर था। मकान पर घरी नामक कर तथा चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। इन्होंने अधिक से अधिक भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। इसके तहत दान में मिल्क, वक्फ आदि के रूप में दी गई जमीन को वापस लिया गया। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई, जो राजा के नियंत्रण में होता था। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश अर्थात माप करवाया और उसी आधार पर कर अर्थात टैक्स का निर्धारण किया। इसने भू राजस्व की दर उपज का 1/3 के स्थान पर कुल उपज का 1/2 अर्थात 50% कर के रूप में निर्धारित किया। 50% के रूप में निर्धारित किया। इसके समय लूट प्राप्त धन का 80% राजकर के रूप में लिया जाता था। दीवाने मुस्तखराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसका संबंध भू राजस्व से था। इसी के समय राशनिंग प्रणाली लागू हुआ। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी, जिसमें से पहला था मंडी अथवा गल्ला बाजार। यह एक प्रकार का अनाज मंडी था। उसने नगर के प्रत्येक मोहल्ले में इस प्रकार के बाजार की स्थापना की थी। उसने इसके लिए मलिक कबूल को बाजार का अधीक्षक अर्थात साहना ए मंडी नियुक्त किया। सराय अदल, यह अलाउद्दीन द्वारा दूसरा बाजार था। इसमें विदेशों एवं अधीनस्थ प्रदेशों से आने वाली वस्तुओं का व्यापार होता था। घोड़ों, दासों व मवेशियों का बाजार,
इस बाजार में घोड़ों, दासों व मवेशियों की बिक्री होती थी। इस बाजार को दलालों से मुक्त कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग, दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने इंसा शाही आदेशों को पालन करवाना या पत्राचार विभाग, दीवाने वजारत या विरासत, वजीर पीएम प्रधान प्रधानमंत्री, दीवान वजारत या विसारत, वजीर अर्थात प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का पद होता था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवाने रसातल यह विदेश विभाग तथा धार्मिक मामले का विभाग था। दीवाने रियासत यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तर सीमा असुरक्षित हो गई। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर अर्थात चंद्रराम नामक हिजड़ा को खरीदा गया। मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहते हैं। नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार भेंट किया था। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीत लिया। इसी अभियान के समय नुसरत खां मारा गया। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दे दिया। मलिक काफूर ने 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया। 1309 में इसने वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रतापरुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा। यह अधीनता स्वीकार कर ली। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरई जीत ली। इसका उत्तर भारत का अंतिम अभियान 1311 ईस्वी में जालौर के विरुद्ध था। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां, मलिक काफूर। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए उलुग खां, जफर खां, नुसरत खां सेनापतियों की सहायता ली। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु 1299 में हो गई। अलाउद्दीन के समय में अंतिम मंगोल आक्रमण 1307 में इकबाल बंदा कुबक की सेनाओं द्वारा किया गया था, जो एक असफल अभियान रहा। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंध नदी को सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो
इस्लामिक कानून अर्थात शरीयत से खुद को मुक्त कर लिया। एक नए धर्म प्रारंभ करने का भी प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिक के लिए वेशभूषा अर्थात ड्रेस का निर्धारण किया था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने मलिक काफूर को दे दी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त था। इस दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देलहवी था। यह अपनी राजधानी सीरी अर्थात दिल्ली के पास स्थापित किया था। यह नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया, बाजार नियंत्रण व मूल्य नियंत्रण प्रारंभ किया। उसने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त एवं तलवार की नीति को अपनाया। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजायनुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया। यह बिना खलीफा की स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। इसके मुख्य अधिकारी मुहतसिब कहलाता था। सिरा का किला 1000 खंभों वाला महल, अलाई दरवाजा, हमयत खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली मंगोलपुरी में बसने वाली मंगोल को नवीन मुसलमान कहा गया। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर था। भारत में प्रथम अविशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ। घोड़े के नाल जैसा मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के द्वारा किया गया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसे दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मकबरे में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश 1316 से 1320। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। बरनी के अनुसार यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र आया जाता था। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खां ने इसकी हत्या 1320 में कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंतिम अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। नसरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो खां एक खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के शासकों ने ही सबसे अधिक 1320 से 1414 तक अर्थात 94 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश सल्तनत संक्रमण का काल था। इस काल में जहाँ एक ओर साम्राज्य का विस्तार हुआ वहीं दूसरी ओर विघटन भी प्रारंभ हुआ। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सर्वप्रथम कार्यान्वयन इसी समय हुआ तथा धार्मिक कट्टरता का भी उदय इसी समय हुआ। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, अतः इसे नहरों का जनक या पिता कहा जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति न हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और वास्तव में हुआ।
भी हुई। गयासुद्दीन के दिल्ली आने से पूर्व ही उसका देहांत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में मृत्यु हो गई। यह गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ। सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल का था। इस अभियान के वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हरा दिया। दाग और हुलिया प्रथा का प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी था तथा उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया। डाक प्रणाली को पूर्णतः गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्थित किया। इस समय डाक विभाग के अधिकारी को वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। इसके काल में डाक विभाग सर्वोच्च थी। कृषि आपदा या अकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई थी। इसने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी व्यवस्था एवं ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णतः रोक लगा दी। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया नस्क या गल्लाबटाई प्रथा का संबंध भूराजस्व से था, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका वास्तविक व मूल नाम जौना खां था या उलूग खां था। यह दिल्ली की गद्दी पर 1325 में बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित की भी अच्छा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय सल्तनत काल के विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ। इसके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांटा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की। पहली, इसने दोआब पर तब कर बढ़ा दिया जब वहां अकाल पड़ा था। दोआब सल्तनत काल का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों की मदद के लिए एक नए विभाग, दीवान या अमीर कोही की स्थापना की, जिसका प्रधान अमीर कोही था। अकाल से राहत के लिए सुल्तान ने एक अकाल संहिता तैयार कराई। किसानों के लिए अग्रिम कृषि ऋण यानी तकावी की व्यवस्था कराई। इसने तांबे के सांकेतिक मुद्रा अर्थात 1329 से 30 में चलवाया, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। बनी कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद को 1327 में स्थानांतरित किया, जो असफल रहा। बन्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, जहां चारों ओर से दूरी समान थी, इसलिए इसे राजधानी के लिए चुना गया। चौथी गलती, इसने खुरासान अर्थात ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार खुरासान मध्य एशिया का ट्रांस आक्सियना का क्षेत्र था। इस अभियान तारमासरीन और मोहम्मद तुगलक की मैत्री का परिणाम था। 1333 ईस्वी में मोरक्को अर्थात अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। 1336 में हर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से
टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1351 में सिंध अर्थात भट्टा विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गए थे, जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। हरेला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी अर्थात जज नियुक्त किया। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग की स्थापना की तथा आरंभ किया। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। इसके प्रशासन में साईराज नामक एक हिंद मंत्री था। इन्होंने जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी को 1000 गायें दान में दी थी। यह पहला सुल्तान था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरी राज रुक्ण अर्थात बीमार हो चुकी है। इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार मज्जूक मुल्क था फिरोज शाह तुगलक। तो इससे आगे अर्थात फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।